नमस्कार। मैं हूं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से। आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी प्रश्न कुंडली का ये आज डे 13 है। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, वो मैम बताएंगे। आई थिंक संतान से रिलेटेड टॉपिक है आज का। जी। और अगर आपके पिछले क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है संतान से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो संतान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रश्न कुंडली में पंचम भाव पंचाधिपति। पंचाधिपति होता है, आप लोग बताइए क्या होता है पंचाधिपति। पंचम का स्वामी। जी, पंचम का स्वामी। जो राशि है पंचम में उसका स्वामी। तो पंचाधिपति और बृहस्पति, और यहाँ पे हम चंद्रमा को तो हर प्रश्न में स्पेशल प्लेस होता है। तो इनके योग से, इनके शुभ ग्रहों की, इनके युति से जो है, हम संतान के बारे में जो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ जो राशिधिपति है कार्येश का है, संतान से रिलेटेड। और लग्न लग्नेश। जितेंद्र सर, यदि आप शेयर कर। जी मैम, कर रहा हूँ मैं। जी। जी, पंचम भाव पंचम अधिपति और बृहस्पति के शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो तो संतान योग होता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचाधिपति जो है वो शुभ हो, मित्र हो, और बृहस्पति के शुभ ग्रह, बृहस्पति या तो पंचम में हो या फिर बृहस्पति की दृष्टि हो पंचम में, तो संतान योग होता है। प्रश्न कुंडली का लग्नेश पंचम भाव और योग देखें तो जो लग्नेश है वो पंचम भाव में हो, बृहस्पति बली हो तो संतान योग को दिखाता है। प्रश्न कुंडली के लग्नेश की मजबूत गुरु पर दृष्टि हो तो प्रबल संतान योग। यहाँ पे हम बृहस्पति के साथ साथ और भी शुभ ग्रह शुक्र को भी हम मानते हैं, शुक्र भी कारक। तो लग्नेश की गुरु लग्नेश की गुरु पर दृष्टि हो तो प्रबल संतान योग। सेकंड लगा दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नाउ अब आ रही है। ओके। प्रश्न कुंडली में पाप ग्रहों का असर यदि प्रश्न पर पड़ता है तो सभी हमारे जो प्रश्नों का देखते हैं कि अगर पाप ग्रह का पे असर पड़ रहा है तो वो प्रश्न जो है वो
सिद्ध होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस कुंडली को अगर हम देखें तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। कृष्ण कुंडली में पाप ग्रहों का असर यदि कृष्ण पर पड़ता है तो इसके खराब फल ही मिलते हैं। पाप ग्रह फल मिलने की संभावनाओं में देरी कर देते हैं। इसके अलावा फल की प्राप्ति में कई तरह की दुर्घटनाएं एवं अटकाव भी इसके कारण झेलने। इसी के आधार पर जब प्रश्न कुंडली में संतान के सुख से संबंधित प्रश्न की बात होती है तो उस स्थिति में प्रश्न कुंडली में मौजूद पाप ग्रहों पर भी निगाह डालनी। जब हम कोई भी योग देखते हैं प्रश्न कुंडली तो हमको पाप ग्रहों की जरूर ध्यान रखना चाहिए। पाप ग्रह का संबंध लग्न पे, पंचम भाव पे तो नहीं पड़ रहा है। पाप ग्रह बृहस्पति को तो नहीं पीड़ित कर रहे हैं। अगर ये योग बनते हैं कुंडली में तो संतान की उत्पत्ति में जो है वो अटकाव आते हैं। कोई दुर्घटना अगर मंगल रिलेट कर रहे हैं कहीं किसी तरह से तो दुर्घटना कोई हो सकती है। पंचम भाव में शनि, मंगल और मंगल स्थित हों और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में तो इस स्थिति में संतान नहीं होने की संभावना प्रबल। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे में चला गया, आठवें में चला गया तब भी यही जब लगभग यही संभावना बन जाती है। और अगर मंगल शनि पंचम भाव में बैठे हों या मंगल शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही हो तो भी संतान की संभावना कम हो जाती है या ना के बराबर। बुध और लग्नेश दोनों लग्न के अलावा केंद्र स्थान में हो तो संतान का अभाव देख सकता है। यहाँ पे देखिए एक नजर में देखने से लगता है कि ये तो योग अच्छा है, बुध केंद्र में है या लग्नेश केंद्र में है तो हमको अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन अगर दोनों लग्न के अलावा केंद्र में, अगर लग्न भी केंद्र में है लेकिन लग्न में है तो ये जो है पूरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर केंद्र के अलावा किसी और केंद्र लग्न के अलावा किसी और केंद्र स्थान में बुध और लग्नेश दोनों आ गए, अगर सिर्फ बुध है या सिर्फ लग्नेश है तो हम इस योग को नहीं कहेंगे। लेकिन अगर दोनों आ गए तो भी संतान का अभाव दिख सकता है। प्रश्न कुंडली में यदि पंचम भाव में चंद्रमा हो और सभी पाप ग्रह 8वें या 12वें भाव, अब देखिए यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो हम पहली दृष्टि में कहेंगे अरे पंचम में चंद्रमा ये तो अच्छा योग है, चंद्रमा तो पंचम भाव में शुभ फल देता है। लेकिन बाकी ग्रह भी देखिए पाप ग्रह कहाँ गए। बाकी पाप ग्रह 8वें या 12वें भाव में हो, बुध और शुक्र सप्तम भाव में हो, पाप ग्रह चौथे भाव में हो और बृहस्पति पंचम भाव में हो तो यह स्थिति संतान के सुख में बाधा पहुंचाने का काम करे। पहले हमने कहा बृहस्पति पंचम में हो या बृहस्पति लग्न में हो तो एक अच्छा योग बन रहा है। लेकिन देखिए बाकी ग्रह भी हमें देखने पड़ते हैं। अभी अभी हमने देख लिया कि बृहस्पति पंचम में, चंद्रमा पंचम में है तो योग तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बाकी सारे भाव जो हैं वो पाप ग्रह चौथे भाव में बैठ गए, सुख में कमी कर देंगे। यहाँ पे सुख जो है संतान का सुख देख रहे हैं तो वो सुख कम हो जाएगा। तो बृहस्पति पंचम भाव में होने पर भी जो है संतान के सुख में बाधा आ जाएगी। प्रश्न कुंडली के लग्न में पाप ग्रह, अगर पाप ग्रह लग्न में ही हो गया, चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में लग्नेश हो, अगर लग्नेश पंचम भाव में हो तो ये शुभ है। लेकिन पाप ग्रह जो है लग्न में बैठा है और चतुर्थ भाव चंद्रमा में और पंचम भाव में लग्नेश हो उसके बाद भी, और एक और योग होना चाहिए पंचम भाव का स्वामी नीच की स्थिति, जो भी राशि है उसका जो राशिपति है अगर वो नीच की स्थिति में है तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो क्योंकि उसका कारक धर्म है, लग्नेश पंचम भाव में हो तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। स्थिति जो है वो संतान, अगर संतान
की संभावना बिल्कुल खत्म नहीं करेगी, लेकिन देरी जरूर कर देगी। इसके अलावा प्रश्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी वक्री अवस्था में हो तो भी इसके कारण संतान होने में देरी की स्थिति को झेलना पड़ सकता है। अगर पंचम का स्वामी कहीं भी बैठा है, वो वक्री है, तो वक्री के कारण भी संतान होने में जो तो देर हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न कुंडली में पंचम भाव की स्थिति, तो कार्य भाव जो है वो यहाँ पे पंचम है, संतान भाव, तो उसकी स्थिति सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर प्रश्न कुंडली में के अनुसार पंचम भाव की स्थिति शुभस्थ होना बहुत अच्छा। पंचम भाव की स्थिति शुभ कैसे होगी? उसमें शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की उस पे दृष्टि पड़ रही हो, तो पंचम भाव जो है वो शुभ होगा। वहां उसमें जो राशि है उसका स्वामी मित्र हो। यहाँ यदि केंद्र त्रिकोणाधिपति शुभ ग्रह, केंद्र में भी शुभ ग्रह है, त्रिकोण में भी शुभ ग्रह हो, अथवा पंचम भाव के स्वामी का इनके साथ संबंध बने। अगर केंद्र और त्रिकोण में नहीं भी है तो भी पंचम भाव के स्वामी का शुभ ग्रहों के साथ या त्रिकोण और केंद्र के स्वामियों के साथ संबंध बन रहा है, राशि से, दृष्टि से, युति से, तो संतान होने की संभावना जल्द दिखाई देती। पंचम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, पंचम भाव में पाप ग्रह नहीं है। पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं। इन जो जिनको अशुभ भाव माना जाता है उसका पंचम का स्वामी उनमें ना जाए। पंचम भाव में बुध और कर्क या तुला राशि हो। देखिए, अब बुध की राशि हो, कर्क राशि चंद्रमा की राशि हो, या शुक्र की राशि हो, पंचम भाव में शुक्र या चंद्र स्थित हो, शुक्र और चंद्र, पहले भी हमने पढ़ा, शुक्र चंद्रमा होने पे भी, पंचम भाव में होने पे भी संतान की संभावना नहीं है, वो और रीजंस है इसलिए नहीं है। या पंचम भाव पर दृष्टि हो तो एक साथ अधिक संतान का योग भी बनता है। अब देखिए कैसे बन रहा है। पंचम भाव में बुध है, कर्क या तुला राशि में हो, शुक्र या चंद्र स्थित हो, या पंचम भाव पर इनकी दृष्टि हो, शुभ चंद्रमा और शुक्र की, तो एक साथ अधिक संतान का योग बनता है। प्रश्न कुंडली के लग्नेश पंचमेश शुभ ग्रह के साथ केंद्र में, शिफ्ट कर दीजिए जनरेट, थैंक यू। प्रश्न कुंडली के लग्नेश पंचमेश, लग्न के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में, या दोनों अपने घर में, मित्र के घर में या उच्च में हो तो संतान। लग्नेश पंचमेश या तो केंद्र में हो, या उच्च के हो, या स्वराशि के हो, या फिर मित्र राशि में हो तो संतान योग होता है। प्रश्न कुंडली में पंचमेश नवम भाव का स्वामी है और किसी शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो संतान योग। अब नवम भाव का क्या मतलब है? त्रिकोण में हो गया। जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में चला जाता है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी है तो संतान योग होता है। प्रश्न कुंडली के अनुसार खराब स्थिति, प्रश्न कुंडली में संतान की स्थिति नकारात्मक तब होती है जब यहाँ अशुभ कारक अपना अधिक असर दिखाए। कोई पंचम भाव में ऐसा ग्रह बैठा हो जो उस भाव के लिए मैत्री वाला नहीं है, अशुभ है, तो वो अपना असर अधिक दिखाएगा। मंगल और शनि का प्रभाव चंद्रमा के साथ,
मंगल और शनि अगर चंद्रमा के साथ हैं, पंचम भाव पर होना संतान से मिलने वाले कष्ट की ओर संकेत। मंगल मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो मंगल क्या देता है? दुर्घटना देता है, ब्लड से रिलेटेड हानि देता है। तो जनरली गर्भ में ही संतान की का नष्ट होना दिखाई देता है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में या छठे का स्वामी पंचम से संबंध बना रहा हो, तो इस स्थिति में गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। कोई ना कोई जो बीमारी से खतरा होगा, और यहाँ पे हम संतान का अ, देख रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो दुर्घटना है, इसी का खतरा होता है, गर्भपात। तो पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो या छठे भाव का स्वामी पंचम से संबंध बना रहा हो, किसी भी तरह से राशि से उस राशि का स्वामी पंचम में चला गया या पंचम का स्वामी इसमें आ गया छठे में, तो गर्भपात का खतरा बढ़। इसके अलावा प्रश्न कुंडली में यदि पंचमेश अष्टम भाव में, पंचमेश अगर अष्टम में चला गया, तो इसके कारण संतान होने में देरी की स्थिति दिखाई देती। इसको शिफ्ट। इसके अलावा पंचम के साथ मंगल शनि अष्टम में है। पंचमेश के साथ साथ मंगल और शनि भी अष्टम में आ जाए, तो गर्भपात होने अथवा गर्भकाल के द्वारा जटिलताओं की स्थिति अधिक असर डाल। मंगल जहां पे भी संबंध बनाने लगा, मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, तो ब्लड लॉस करवा देता है। अष्टम में चला गया, सिक्स्थ में चला गया, पंचम से इसका किसी तरह का संबंध बना, तो इन जटिलताओं की स्थिति अधिक असर डाल सकती। चंद्रमा की स्थिति पाप ग्रहों से प्रभावित। अगर चंद्रमा में बलहीन चंद्रमा है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, राहु केतु के साथ है, तो संतान सुख में विलंब हो ही रहता है। प्रश्न कुंडली में पंचम भाव में स्थित राशि पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पंचम भाव पर या उसकी राशि पर भी अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो इसके कारण गर्भधारण में परेशानी अधिक झेलनी पड़ सकती। प्रश्न कुंडली में पाप ग्रहों की का प्रश्न कुंडली में पाप ग्रहों का असर यदि प्रश्न पर पड़ता है, तो इसके खराब फल मिलते हैं। इसी के आधार पर जब प्रश्न कुंडली में संतान के सुख से संबंधित प्रश्न की बात होती है, तो उस स्थिति में प्रश्न कुंडली में मौजूद पाप ग्रहों को हटा डाल। मैम वॉइस काफी ब्रेक हो रही है आपकी। ओके। आज ईयरफोन्स में प्रॉब्लम इसलिए। अब आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये स्लाइड हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं स्टार्टिंग में, तो इसको निकाल और आगे कर दीजिए। इसको इसको आगे निकाल दीजिए, नेक्स्ट कर। ये भी हम ऑल ये हो चुकी है स्लाइड इसको एक बार पढ़ लेते जी। यहाँ से। प्रश्न कुंडली के लग्न में पाप ग्रह हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में लग्नेश हो, इसको हम ऑलरेडी, और पंचम भाव का स्वामी नीच की स्थिति में हो। ये सारे योग होने चाहिए, इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर कोई योग नहीं बने। तो इस स्थिति के कारण संतान में देरी हो सकती है। कब हो सकती है? कि लग्न में पाप ग्रह है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में शुभता देता है, लेकिन अगर बाकी के योग ये बन रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा भी यहाँ कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, और अगर उसमें बल नहीं हो तो कर पाएगा।
और पंचम भाव में लग्नेश हो। लग्नेश पंचम भाव में शुभता देता है, लेकिन यहाँ पे लग्न में पाप ग्रह है और लग्नेश पांचवें ग्रह भाव में भी हो, पंचम भाव का स्वामी नीच की स्थिति में अस्त हो या नीच राशि में हो, तो इस स्थिति के कारण संतान की देरी है। इसके अलावा प्रश्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी वक्री हो, पंचम भाव का स्वामी अगर कहीं भी बैठा है वक्री होके, तो भी संतान में की स्थिति को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट कर दीजिए। पंचम भाव में गुरु हो, रवि स्वक्षेत्री हो, पंचमेश पंचम में ही हो, तो 5 संतानें हो। ये हम जो ये चीज है आज के जमाने में, इसको हम बहुत ज्यादा फलीभूत में होते नहीं देखते, क्योंकि आज फैमिली प्लानिंग का जमाना है। तो किसकी अगर किसी की किस्मत में 5 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, तो वो फलीभूत नहीं होता, क्योंकि आजकल 2 से ज्यादा संतान नहीं होती, रोक दिया जाता। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं आजकल नहीं आते। पंचम भाव में गुरु हो, रवि सूर्य स्वक्षेत्री हो, अपनी ही राशि में हो, पंचमेश पंचम में हो, तो 5 संतानें होती हैं। कुंभ राशि का शनि पंचम भाव में हो, पर्टिकुलरली कुंभ राशि का शनि है और पंचम भाव में हो, तो 5 पुत्र होते हैं। मकर राशि में 6 अंश 40 कला के भीतर का शनि हो, अपनी ही राशि में स्वराशि में, लेकिन 6 डिग्री 40 कला के भीतर का शनि हो, तो 3 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में मंगल हो तो 3 पुत्र, गुरु हो तो 5 पुत्र, सूर्य मंगल दोनों हो। अब यहाँ पे देखिए, मंगल हो, हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मंगल हो तो वो संतान को नष्ट करते हैं, कष्ट होता है। लेकिन अगर मंगल शुभ है, शुभ की दृष्टि है, शुभ से युति है, तो मंगल जो है वो 3 पुत्रों की उत्पत्ति भी देती। गुरु हो तो 5 पुत्र, सूर्य मंगल दोनों हो तो 4 पुत्र, सूर्य गुरु हो तो 6 संतान, जिनमें पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। बच्चे का लिंग, ये जो क्वेश्चन है ये भी आजकल तो वैसे ही इलीगल है, और ज्योतिष शास्त्र में ये इलीगल तो अब हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इसको पहले ही प्रोहिबिटेड किया हुआ है। एक ज्योतिषी को कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये जो आंसर है, इससे हम पाप के भागी बन सकते। लोग जब पता लगा लेते हैं कि उनको अगर पुत्र की इच्छा है और गर्भ में अगर पुत्री है, तो गर्भपात करवा लेते हैं, खून नष्ट करवा देते हैं, और ये ना तो शास्त्रों के नजर में ये आ, सही है और ना ही कानून की नजर में। तो ज्योतिषी हो चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर ना दें, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसलिए हम इसको पढ़ना जरूरी समझते हैं। विषम राशियां पुरुष लिंग हैं और सम राशियां स्त्रीलिंग। पंचम भाव में अगर विषम राशि है, लग्न में विषम राशि है, तो हम पुत्र की संभावना बता सकते हैं, और लग्न और पंचम दोनों में स्त्री राशियां हैं, तो हम पुत्री की संभावना बता सकते हैं। जब कभी लग्न में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा विषम राशियों और विषम नवांश को, सिर्फ राशि नहीं नवांश भी देखना है, विषम नवांश को ग्रहित करते हैं, तो यह सिद्धांत एक लड़का दर्शाता है, और सम राशियों तथा सम नवांशों में लड़की दर्शाता है।
लग्न हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति बच्चों का कारक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाश पुंज हैं, इसलिए बृहस्पति के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की भी स्थिति देखना जरूरी होता है। इन चारों में से कुछ विषम में होंगे और कुछ सम में होंगे। ऐसे मामलों में हमें बच्चे का लिंग निर्धारण विषम राशियों अथवा सम राशियों में इनकी बहुलता से करना होगा। अब ये तो जरूरी नहीं है कि बृहस्पति सूर्य चंद्र शुक्र सभी विषम राशि में आ जाए या सभी सम राशियों में आ जाए। तो हम इन चारों ग्रहों में से ज्यादा विषम में है या ज्यादा सम में है ये देखेंगे। इस योग का दूसरा सिद्धांत भी, विषम राशियों में बृहस्पति और सूर्य लड़का सूचित करते हैं, जबकि सम राशियों में चंद्रमा शुक्र और मंगल लड़की सूचित करते हैं। एक योग है जो व्यवहार में अत्युत्तम परिणाम देता है। विषम भाव में शनि, शनि की राशि नहीं, शनि, और यहाँ पे ये राशि नहीं है, ये विषम भाव है। अब राशि क्यों नहीं है? क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष निरंतर गमन करेगा, लड़का देता है। विषम भाव में शनि है तो लड़के की संभावना है, और समभाव में शनि है तो लड़की की संभावना है। इस मामले में शनि प्रथम भाव अथवा लग्न में हो। यहाँ पे हम लग्न को छोड़ देंगे, बाकी के विषम और समभाव को देखेंगे। अपवाद के रूप में दिखाई देते हैं जो लड़की सूचित करते हैं। जब एक विषम राशि में चंद्रमा एक पुरुष ग्रह के साथ इत्थशाल योग बनाए तो लड़का, विषम राशि में अगर चंद्रमा है और वो एक पुरुष ग्रह बृहस्पति सूर्य आदि के साथ इत्थशाल योग बनाते हैं तो लड़का, तथा सम राशि में चंद्रमा का स्त्री ग्रह के साथ इत्थशाल लड़की का होना बताता है। नेक्स्ट कर दीजिए। होरा पर आधारित बच्चे का लिंग। प्रश्न के समय यदि होराधिपति एक पुरुष ग्रह होकर पुरुष राशि में स्थित है तब लड़का, और यदि होराधिपति स्त्री होकर स्त्री राशि में है तब लड़की प्रत्याशित है। यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या के बीच अपराह्न में प्रश्न पूछा जाए तो लड़की पैदा होती है। यहाँ से पंचांग की हेल्प भी ले सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक अगर अपराह्न में 12 बजे के पहले दिन में प्रश्न पूछा जाए तो लड़की पैदा होती है। होरा, होरा तो याद है ना आप लोगों को? होरा क्या होती है? यदि आप लोग सभी क्लास में हैं तो प्लीज आंसर करिए। 2-3 बार मैं होरा बता चुकी हूँ आपको। मैडम जिस दिन का ये मतलब जैसे बुधवार है तो बुधवार में सवेरे सबसे पहले बुधवार की होरा होती है। एग्जैक्टली और 24 घंटे में 24 होरा होती है। 24 होरा होती है। तो आप जैसे होराधिपति कह रहे हैं तो बुधवार के दिन पूछा है तो बुधवार होराधिपति होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी हाँ, होराधिपति यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे होराधिपति होगा जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक मैडम। उस टाइम पे होरा किसकी है, उस दिन की पहली होरा होगी। अगर सपोज बुधवार है तो उस दिन की होरा होगी बुध, बुध की होरा। लेकिन हो सकता है प्रश्न 12 बजे पूछा गया हो तो आप सूर्योदय से उस टाइम की होरा पे आ जाइए 1-1 घंटे बाद। तो उस होरा का स्वामी कौन है जब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम का होराधिपति कौन है। अगर वो एक पुरुष ग्रह है और पुरुष राशि में स्थित है, फिर कुंडली में देखिए कि वो वाला ग्रह
पुरुष राशि में है तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि लड़का होने की संभावना है। और होराधिपति अगर प्रश्न के टाइम पे जिसकी हो रहा है उसका स्वामी अगर स्त्री ग्रह है और स्त्री राशि में ही है तब लड़की प्रत्याशित है। पुत्रियों के योग। व्यक्ति को अनेक पुत्रियों का सुख मिलता है यदि चंद्रमा 5वें भाव में है। 5वें भाव में उच्च का बृहस्पति भी पुत्री देता है। अगर बृहस्पति उच्च के नहीं है तो 5 पुत्र देते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति उच्च के हैं तो पुत्री देते हैं, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा द्वारा शासित राशि कर्क में उच्च होते हैं। और कर्क की राशि किसकी है? चंद्रमा की। और चंद्रमा कौन है? स्त्री ग्रह है। तो इसलिए कर्क राशि में पुत्री होती है। अतः 5वें भाव में चंद्रमा की भूमिका पुत्रियों का जन्म दर्शाती है। सम राशि या सम नवांश में शुक्र, चंद्रमा अथवा पंचमेश भी अनेक पुत्रियां देता है। नेक्स्ट लगा दी। जुड़वा बच्चों का जन्म। बच्चों के जन्म से संबंधित प्रश्न में शुभ ग्रहों द्वारा ग्रहित विषुभाव लग्न जुड़वा बच्चों का संकेत करता है। जब स्पेशली प्रश्न किसके संबंधित है? बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित है और लग्न द्विस्वभाव है लेकिन शुभ ग्रह है लग्न में, तो जुड़वा बच्चों का संकेत होता है। द्विस्वभाव राशि अथवा नवांश में स्थित चंद्रमा की राशि अगर द्विस्वभाव है या नवांश में चंद्रमा की राशि द्विस्वभाव है, शुक्र अथवा मंगल बुध से दृष्ट होने पर भी चंद्रमा अगर द्विस्वभाव राशि में है, चाहे फिर वो मंगल से भी या बुध से भी दृष्ट हैं, तो भी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि ये ग्रह विषम द्विस्वभाव राशि में स्थित हैं तब 2। अब देखिए यहाँ भी और आगे भी एस्टिमेट कर सकते हैं। यदि ये ग्रह विषम द्विस्वभाव राशि में है तो 2 पुत्र, यदि यह ग्रह सम द्विस्वभाव राशि में है तो 2 पुत्रियां, और यदि दोनों प्रकार की द्विस्वभाव राशियों में है तब 1 लड़का और 1 लड़की। सपोज शुक्र सम में है और चंद्रमा विषम में है, इस प्रकार का कुछ योग बनता है या वाइस वर्सा, तो 1 लड़का और 1 लड़की का फलित करना चाहिए। यह जुड़वा बच्चों के जन्म को सूचित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग है और इसमें बुध की दृष्टि अत्यंत निर्णायक, बुध की दृष्टि जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट कर दीजिए। बच्चा गोद लेना, अभी वो पिछली वाली। 5वां भाव पूर्व पुण्य अथवा पिछले जन्म के शुभ कर्मों का भाव। जो 5वां भाव है उसको संतान और शिक्षा के अलावा पूर्व जन्म से भी रिलेट करते हैं। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो भी 5वें भाव से दिखाई देते हैं। विशेषतः 5वें भाव में मांदी के साथ पाप ग्रह पिछले जन्म के अशुभ मानसिक कर्मों के कारण ईश्वरीय कोप से ऐसे व्यक्ति के लिए बच्चे की संभावना समाप्त कर दे। ये 5वें भाव में, ये मैडम मांदी का क्या मतलब होता है? मैं इसी पे आ रही थी, मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए मांदी होता है शनि का उपग्रह, ठीक है, और इसको हम मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में हम मानते हैं शनि का पुत्र। अब मांदी को कैसे देखेंगे? मांदी को देखने के लिए आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज को। जैसे हम होरा हो देखते हैं ऐसे ही मांदी को देखा जाता है। सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक जो टाइम आएगा
उस टोटल टाइम को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, होरा के लिए हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक घंटा होता है। सॉरी, मांदी के लिए 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मांदी लगभग 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इस तरह से आता है, एज पर हमारे जो सूर्योदय से सूर्यास्त का टाइम। मांदी भी उसी तरह से देखते हैं, जो सबसे पहले जो बार है जिस दिन, उसका जो है मांदी में पहला पार्ट उसका होता है। 8 पार्ट्स में से सपोज हम बुधवार की बात करें तो पहला जो पार्ट है वो बुध का होगा। बुध से सपोज 6 बजे आपका सनराइज हो रहा है, तो 6 से 7:30 टाइम हो गया बुध का। बुध के बाद किसका आएगा? 7:30 से 9 बजे तक किसका टाइम आएगा? बृहस्पति का आएगा ना। ठीक है, 9 बजे तक बृहस्पति का हो गया। 9 से 10:30 शुक्रवार का। 10:30 से 12 बजे तक शनिवार का। अब जो शनिवार का टाइम होगा वो मांदी का टाइम। उस दिन में मांदी का काल होगा, मांदी काल होगा 10:30 से 12 बजे तक। ये मैडम ऐप में नहीं आता ये? ऐप में पंचांग में आता है, पंचांग में देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको खुद से निकालना बता रही डेली पंचांग। हूँ। आप एस्ट्रोसेज के पंचांग में जाइए, आपको मांदी दिख जाएगा। वहां पे मैडम मैं वहीं गया, वहीं पे हूँ, लेकिन वहां पे डेली पंचांग में, मतलब पंचांग में गए तो डेली पंचांग में ले आए वो, तो मांदी नजर नहीं आ रहा। मांदी आप गूगल पे चले जाइए, आज का मांदी काल उस पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि देखिए ये आ गया मांदी काल। दिन में आप 1.5 घंटे से या जितना भी टाइम आपको आ रहा है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, आप शनि तक आ जाइए और वो मांदी काल हो गया उस दिन का। अब आप कुंडली में कैसे देखेंगे इसको? आप अपनी ऐप पे जाइए और सपोज 10:30 बजे मांदी काल स्टार्ट हुआ आपका आज का, तो आप जो प्रश्न कुंडली आप बना रहे हैं उसमें 10:30 का टाइम 10:30 डाल दीजिए, टाइम प्रश्न के कर अलावा प्रश्न का टाइम हटा दीजिए, डेट वही रहेगी, प्लेस वही रहेगा, और आप 10:30 डाल दीजिए। अब 10:30 में जो लग्न आ रही है उसमें मांदी को बिठा दीजिए। अब उसमें राशि देख लीजिए कौन सी राशि में है मांदी। उस टाइम पे बुध राशि आ रही है, बुध की राशि आ रही है, बृहस्पति की आ रही है, शुक्र की आ रही है, वटेवर उस राशि में मांदी होंगे। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इस राशि में मांदी है, उसके बाद उस कुंडली का कोई काम नहीं है, आप मेन प्रश्न कुंडली पे आके उसी राशि में मांदी। अगर उसमें मांदी पंचम भाव में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जहां पे भी मांदी आते हैं वो काम जो है वो मोस्टली सफल नहीं हो, एक्सेप्ट तीसरे, छठे और 12वें में हो सकता है सही हो। मांदी जो है फाइनेंशियल में इन भावों में बैठ जाए तो फाइनेंशियल गेन करवा देते हैं। तो संतान के लिए अगर हम देखेंगे कि 5वें भाव में मांदी के साथ पाप ग्रह, मांदी भी है और कोई पाप ग्रह भी है, तो ये बताते हैं कि पिछले जन्म के जो अशुभ या मानसिक कर्म थे उनका प्रभाव हमको मिल रहा है इस जन्म में। और ईश्वरीय कोप के कारण ऐसे व्यक्ति के लिए बच्चे की संभावना समाप्त। जो बच्चे संतान की संभावना है उनको अपनी संतान उत्पत्ति की संभावना नहीं होती यदि 5वें भाव में नपुंसक ग्रहों बुध अथवा शनि द्वारा शासित राशियां हों और शनि तथा मांदी वहां स्थित हों, तो बच्चे गोद लेने से ही प्राप्त हो सके। देखिए बुध की जहां दृष्टि पड़ती है ना संतान के क्वेश्चन में, वहां पे खराबी ही करती है, क्योंकि बुध जो है नपुंसक ग्रह और शनि भी नपुंसक ग्रह।
तो पांचवें भाव में नपुंसक ग्रह है बुध या शनि, इनकी राशियां हैं, और मांदी अगर वहां पे स्थित हैं तो बच्चा जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, बच्चा गोद लेने से ही प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि नवमेश आठवें भाव में स्थित हो लेकिन कारक बृहस्पति कुंडली में या तो लग्न में या नौवें भाव में स्थित हो, जहां से यह पांचवें भाव को देखे, तब व्यक्ति गोद लेने से संतान प्राप्त करे। यहाँ गोद लेने के लिए भी कुछ ना कुछ शुभ जरूरी है। पांचवा भाव तो नेगेटिव हो गई, क्योंकि पांचवा भाव संतान उत्पत्ति का है, तो संतान तो उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन नौवें भाव अगर पॉजिटिव है, उसमें बृहस्पति है या बृहस्पति की दृष्टि है। नौवां भाव क्या है? भाग्य भाव का है। तो ये कहा जा सकता है कि संतान भाग्य में तो है लेकिन अपनी नहीं है। भाग्य में संतान है तो संतान गोद ली जा सकती है। अगर नौवां भाव भी अशुभ है, पाप ग्रह से दृष्ट है, ग्रहित है, तो फिर गोद लेने की संभावना भी कम होता है। तो इस तरह से बच्चा गोद लेना जो है, हम इसके ये योग हैं जो बता सकते हैं। नेक्स्ट लगा दीजिए। एक आज इस संतान के उसमें बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, अगर कभी आपने किसी ने नाम सुना है, जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है उन्होंने सुना होगा नाम। चलिए, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। संतान से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की गणना करते हैं। बीज मतलब सीड, क्षेत्र मतलब फॉर्म। बीज स्फुट देखते हैं हम मेल्स के लिए, और क्षेत्र स्फुट देखते हैं फीमेल्स के लिए। अगर बीज स्फुट पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि संतान की संभावना है, या कुछ संभावना है। कुछ का मतलब है परेशानियों के बाद, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, या आईवीएफ के बाद, किसी भी तरह से परेशानी के बाद संतान है। ऐसे ही क्षेत्र स्फुट में अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो संतान की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। अगर मीडियम आ रहा है तो परेशानियों के बाद संतान, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो संतान की संभावना कम है। तो बीज स्फुट कैसे देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं। इसको मैं बोर्ड पे दिखा देती हूँ। बीज स्फुट के लिए हम लेते हैं बृहस्पति, सूर्य और शुक्र। इन तीनों की हम डिग्रीज लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति की डिग्री है 5, राशि, साइन, डिग्री, और ये 26 कला। सूर्य की डिग्री है 8, राशि, 27 डिग्री, 15 कला। शुक्र की है 10, राशि, 14 डिग्री और 46 कला। अब इनको हम ऐड कर देंगे। अब ये जो एडिशन है ये हमारे नॉर्मल एडिशन जैसी नहीं है, हम हमेशा हर जगह 100 लेते हैं। देखिए, ये होती है 60 कला बराबर 1 डिग्री। 60 कला 1 डिग्री।
30 डिग्री बराबर एक राशि और टोटल 12 राशि है। तो हम इसको एडिशन करते हैं। यहाँ पे 5 है। एडिशन करने पे यहाँ पे आती है 46 कलम। अगर यहाँ पे 60 से ऊपर आ जाए तो हम उसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे आ गई 61। अब 61 ये डिग्री चाहिए हमको 30 से ऊपर नहीं। तो हम यहाँ से इसको 2 डिग्री जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 30 चाहिए हमको। ये डिग्री जो है वो 30 डिग्री होती है ना एक राशि में, तो हम 30 डिग्री लेते हैं। 30 से ज्यादा 2 डिग्री ऊपर हो गई 60 से, तो हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ये हो गई 23। चलिए, 23 प्लस ये 2 25। अब 25 इसको हम 12 से डिवाइड कर देते। 12 से डिवाइड करने पे हमारे पास आया 1। तो हमारी राशि हो गई 1। साइन हो गया 1। एक राशि किसमें होती है, इसको हम एज इट इज ले लेंगे। मैम 2 आएगा ना, 12 2 का 24। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन हम लेंगे ये रिमेनिंग। बचा कितना है, यहाँ पे तो 2 आया है, इसको हम नहीं लेते। जो रिमेनिंग होता है उसको लेते हैं। कितना बचा है, ये बचा है हमारा 1 डिग्री। ऊपर से उतारा हमने 0 1 डिग्री और 46 एज इट इज। तो ये कौन सी राशि आएगी, एरीज। हाँ जी, एरीज। एरीज मैम। एरीज पूरी हो चुकी, ठीक है। मेष राशि पूरी खत्म हो गई, ट्रेवल हो चुकी। और एंट्रेंस जो है वो सेकंड में 1 डिग्री पे आ गई। तो ये बीज स्फुट हुआ सेकंड राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि पे 1 डिग्री 46 कलम। अब वृषभ राशि कौन सी है, ये सेकंड राशि, ये इवन है कि ऑड है, इवन। इवन है ना, जी मैम। इवन है। इसी तरह से हम नवांश में देखेंगे। नवांश में कहाँ पे है ये बीज स्फुट। अगर नवांश में भी ये सम है तो बीज स्फुट के लिए दोनों सम राशियां जो है वो पॉजिटिव नहीं, यहाँ संतान की संभावना कम है। अगर दोनों विषम राशि आ जाती है, ऑड राशियां आ जाती हैं, इट इज बेस्ट। हम बीज स्फुट से ही कह देते हैं कि संतान की प्रबल संभावना है अगर दोनों। और अगर एक सम और एक विषम आ गई तो चांसेस जो हैं वो संतान के हैं, देरी से होगी और परेशानी के बाद। इसी तरह से हम क्षेत्र स्फुट में भी ले लेते हैं। मैडम अगर ये क्या कहते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता फिर 0 आ जाता तो मेष राशि। अभी कोई भी राशि में एंटर नहीं हुए, लेकिन हमारे पास कला है, मतलब राशियों में एंटर हो गए। 1 डिग्री पे मेष राशि।
कोई राशि खत्म नहीं हुई है, सिर्फ एंटर हुए हैं अभी पहली राशि में, तो मेष राशि हो जाएगी। और क्षेत्र स्फुट के लिए हम लेते हैं जुपिटर, जुपिटर, चंद्रमा और मंगल, मार्स। अब यहाँ पे हम देखें बृहस्पति 5 साइंस 20 डिग्री और 26 कला के। चंद्रमा 4 राशि मतलब सिंह राशि में है अभी, 4 डिग्री और 37 कला। 4 राशि, इसका मतलब ये इतना क्रॉस करके नेक्स्ट में एंटर हो गए, तो नेक्स्ट सिंह राशि आ गई। चंद्रमा जो है 2 साइन 22 डिग्री और 35 कला की। इनको फिर से वैसे ही एडिशन करेंगे, एडिशन इज सेम के 60 चाहिए, फिर 30 और ये 12, 38 आ जाते हैं। 17 आ जाती है और 12। अब देखिए यहाँ पे सेम आ गया आपका, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये हो गई मेष राशि 17 डिग्री। और अब मेष राशि कौन सी है, ऑड है या इवन है, फर्स्ट है, ऑड है। तो क्षेत्र स्फुट के लिए ऐसे ही हम इसमें देख लेंगे कि ये बीज स्फुट जो है वो नवांश में कहाँ पे है। अगर नवांश में ही विषम है, ऑड है, तो संतान की संभावना को कम कर। अगर ये दोनों इवन हो गए, क्षेत्र स्फुट में ये पेन इवन चार्ट में और नवांश दोनों में इवन है, इट इज बेस्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन। दोनों ऑड हैं, संभावना बहुत कम है। एक इवन एक ऑड है, तो वही देरी से, परेशानी से, लेकिन संतान होगी। तो ये बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट जो है वो बहुत ही सटीक जो है वो आइडिया दे देते हैं संतान की बारे में। अब हम देखते हैं, वो लगा दीजिए कुंडली। देखिए कैसी कुंडली है ये, चर, स्थिर या द्विस्वभाव, कौन सी लग्न है ये, स्थिर लग्न की कुंडली है। और स्थिर लग्न क्या दिखाती है, कोई भी परिवर्तन अभी नहीं। तो फर्स्ट जो है वो कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। और शीर्षोदय भी नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा ये नेगेटिव बता रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कम सिद्ध होने वाला। अब हम देखते हैं कि लग्न में शनि है और वक्री है, ठीक है।
और शनि स्वराशि के भी वक्री है। पंचम में क्या है? पंचम में बुध। जैसा कि हमने पहले देखा था कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, बुध की राशि है और बुध पंचम में। जो कारक हैं वो एक कारक सूर्य छठे घर में आ गए हैं, मंगल चौथे भाव में है जो कि सुख में कमी कर रहे हैं, और शुक्र शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तमेश जो है वो सिक्स्थ में आ गए। अब हम देखते हैं कि मेन कारक बृहस्पति कहाँ है। बृहस्पति हालांकि त्रिकोण में है लेकिन राहु के साथ, चंद्रमा भी राहु के साथ आ गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखा रहा है? अब नक्षत्र देख लें तो जो लग्न है राहु के नक्षत्र में, लग्न पे राहु का प्रभाव आ गया जो कहीं से भी हमको राहत नहीं दिखा। एक तो वक्री शनि बैठे हैं, पहले ही लग्न को पीड़ित कर दिया, ऊपर से नक्षत्र भी राहु का आ गया, ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं। और लग्न राहु से नक्षत्र वाइज पीड़ित है और कारक को भी राहु परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। बृहस्पति और चंद्रमा के साथ बैठ, कारक भी पीड़ित हो गए, चंद्रमा एक कारक है वो भी पीड़ित। सूर्य जो है सप्तमेश होके सिक्स्थ में बैठ। आगे देखते हैं, वक्री लग्ने शनि लग्न में राहु के नक्षत्र में स्थित, ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो दे रहे हैं। सप्तमेश सूर्य बीमारी के स्थान पे पहुंच गए। अब बीमारी किसकी देखेंगे यहाँ पे? माँ की। और सूर्य जब बीमारी के स्थान पे बैठे हैं तो माँ की हेल्थ को वो कहीं ना कहीं से खराब कर, और वो भी सप्तमेश हो गए। बुध पंचमेश है और अष्टमेश में। जब भी कोई ग्रह, हम ये कॉमन, जब हम क्वेश्चंस के पढ़ रहे थे शुभता अशुभता, तब भी हमने देखा था कि कार्येश जब भी अष्टमेश होता है तो वो अशुभ फल ही दे, कभी भी शुभ फल नहीं दे। कार्येश यहाँ पे बुध है, बुध की राशि में बैठे हैं जो कि पंचम भाव के लिए अच्छे नहीं है, और उस पे वो अष्टमेश भी, तो वो किसी भी तरह से शुभता नहीं दे रहे। और बुध भी राहु के नक्षत्र में, तीसरी तरफ से बुध पीड़ित कर रहे हैं, और बृहस्पति के निकट अंश, बृहस्पति से बहुत दूर नहीं, राहु के नक्षत्र में है और बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं और वो उसको पीड़ित कर रहे हैं। अब हम अगर बृहस्पति से गणना करें, बृहस्पति को लग्न मान के चलो, तो पंचमेश आते हैं यहाँ पे शनि, कारक को लग्न मान लें तो भी पंचम भाव से कोई राहत नहीं मिल रही। शनि बैठे हैं पंचम में, पंचमेश होके और वक्री होके, और अष्टमेश यहाँ पे शुक्र जो है वो अष्टमेश हो। यहाँ का अष्टम भाव देखें हम, चौथा भाव जो है लग्न का, लग्न से वो अष्टम हो गया बृहस्पति का, तो शुक्र पे
जो शुक्र का भाव है, शुक्र के जिस राशि में वहां पे मंगल बैठे, मंगल की यहाँ पे उपस्थिति भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रही है। सातवां भाव देखें तो सातवें भाव में केतु बैठे, सातवां भाव ही संतान के लिए देखा जाता है, तो सातवां भाव पे केतु बैठे हुए और सप्तमेश कौन है? मंगल, जो कि शुक्र के भाव में बैठे हैं और शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं दृष्टि से, शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं। और ये स्थिति शुक्र पे मंगल की दृष्टि होना, ये गर्भपात की स्थिति बताती। मंगल जो है वो रक्त के कारक हैं और अत्यधिक बहुत ज्यादा रक्तस्राव को ये शो करते। और यहां से आठवें भाव पे, आठवां भाव वैसे ही कष्ट का भाव है और उस पे भी मंगल आ गए, तो मंगल से रिलेटेड कोई कष्ट होगा, ये संकेत ये दे रहे हैं। तो चाहे हम लग्न से देख लें या हम कारक बृहस्पति से देख लें, दोनों ही स्थिति में जो है राहत इस कुंडली में नहीं नजर आ रही है, गर्भपात के संकेत क्लियर दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि संतान को खतरा है, संतान नष्ट होने के संकेत इस कुंडली में मिले और अल्टीमेटली यही हुआ। अब अगर हम इत्थशाल भी देखें तो बुध का अगर देखें बृहस्पति के साथ जो है वो निकट का इत्थशाल हो रहा है और यहाँ पे जो इत्थशाल वो उस चीज को बढ़ा रहा है, जो खतरा है उसको ये इत्थशाल और बढ़ा रहा है। तो इस तरह से राहत कहीं से भी नहीं दिख रही है और ये देखा गया कि इस जो जिसकी ये कुंडली थी उसकी जो संतान थी वो गर्भपात के कारण ही नष्ट हुई। तो इस तरह से हमें ये कुंडली में लगा के देखना है, लग्न देखनी है, मेन लग्न, लग्नेश देखना है, स्वामीपति, पंचम भाव देखना है, पंचमेश देखना है। पंचम भाव पे अगर बुध की भी दृष्टि पड़ती है तो वो भी संतान सुख के लिए पॉजिटिव फैक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि बुध जो है नपुंसक है, शनि की दृष्टि तो खराब करती है। यहाँ पे अगर हम इससे देखें तो भी शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पे पड़ती है। अच्छा, फिर हम बृहस्पति को देखेंगे जो कि कारक है, बृहस्पति शुभ है या शुभ की दृष्टि कहीं पड़ रही है। बृहस्पति की ना तो शुभ की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है और ना ही पंचम, और बृहस्पति खुद ही पीड़ित होके बैठे। सूर्य चंद्रमा को भी कोई अच्छा संकेत यहाँ नहीं। तो इस तरह से पूरी कुंडली में कोई भी अच्छा संकेत जो है हमें नजर नहीं आ रहा संतान के लिए, और बाद में देखा गया कि संतान जो बच नहीं सकती। इस तरह से हम कुंडली में लगा के देखेंगे और उसके पहले आप इसमें आने के पहले आप बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट लगा के ठीक कि पुत्र के लिए या मेल के लिए जिसका भी प्रश्न है उसके लिए संतान योग कुंडली में है। जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में भी बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट लगा सकते। और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों कुंडली है तो जन्म कुंडली लगा के देखिए। अगर दोनों कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली में उस टाइम का बता सकते हैं कि इस वक्त 1 साल तक आपके चार्ट में संतान योग है या नहीं। 1 साल तक का आप प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं, पूरी लाइफ का नहीं।
अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली से लगा के आप पूरी लाइफ का बता सकते हैं कि इस इंसान की कुंडली में लाइफ में संतान योग है भी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं, मांदी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। संतान के प्रश्नों में मांदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप मांदी को कैलकुलेट करके देख लीजिए कि मांदी की उपस्थिति कहाँ पे, पंचांग से देख लीजिए, ऐप से देख लीजिए, खुद कैलकुलेट करके। ये दो चीजें आप अगर इसमें कुंडली में संतान के प्रश्न से रिलेटेड, तो आपके जो प्रश्न का आंसर है काफी नजदीक, सत्यता के नजदीक सटीक। इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, इस हम्म, कुंडली के लिए जो कारक ग्रह था पुत्र का या संतान का, वो तो हम जुपिटर ही मानेंगे, जुपिटर। बृहस्पति। हाँ हम्म, ठीक। अच्छा, अब जब जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस से वो लगन को भी देख रहा है और अपने संतान भाव को भी देख रहा है, हम्म। ठीक है ना? तो ये तो एक तरीके से ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखिए, लग्न को और संतान भाव को जुपिटर को देखने से, अब जुपिटर खुद के पास, उनके पास शक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि से क्या हुआ, संतान आई, ठीक है, संतान गर्भ धारण हुआ, संतान आई, लेकिन अब बाकी कोई पॉजिटिव, जुपिटर इतने सशक्त नहीं है कि वो और भी कुछ कर सके, तो बाकी जो ग्रह थे वो सारे अपोजिट हो रहे थे, इसलिए संतान नष्ट हुई। अच्छा मैडम, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपने गर्भपात की बात करी, मंगल ने शुक्र को देखा चौथी दृष्टि से, हम्म। वो तो परंतु शुक्र तो इसमें चाइल्ड का तो कारक है ही नहीं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शुक्र चाइल्ड का कारक नहीं है, लेकिन स्पर्म्स का कारक है। हाँ, तो हमने हमने क्या बोला, हमने बोला कि मिस कैरेज हो गया, मतलब कंसीव करी, हम्म। फाइनली मिस कैरेज हो गया, ठीक है ना? आपने बोला मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ी तो मिस कैरेज हो गया, राइट ना? मंगल की दृष्टि, एक मिनट, एक सॉरी, मंगल की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, ये तो एक खराब भाव हो हाँ, गया, लेकिन राइट। मंगल बैठा कहाँ है ये भी देखिए। मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, चौथा भाव किसके लिए है? सुख के लिए है, वाहन के लिए है, घर के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, यहाँ पे माँ हम के लिए, माता का सुख देख रहे हैं, माँ के लिए है। जो माता का सुख है वो देख रहे हैं। संतान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हम घर नहीं देखेंगे, जमीन जायदाद का हमें कोई मतलब नहीं। राइट। यहाँ हम माता से रिलेटेड सुख देखेंगे। नहीं और माता, अच्छा माता, ठीक है, ओके। जो माँ स्वयं है, संतान की माँ, हाँ। ठीक है, उसका हम्म, खुद का सुख, खुद का सुख देखेंगे। और मंगल रक्त स्राव का कारक है, बिल्कुल ठीक। तो माँ को रक्त स्राव का ये एक वो कारण दे रहा है मंगल, कि माँ रक्त के कारण माँ परेशान है। तो ये जो है गर्भपात का संकेत। संतान उत्पत्ति में सबसे ज्यादा तो रक्तस्राव से खतरा जो है वो गर्भपात से ही होता है ना। और ऊपर से वो शुक्र पे दृष्टि दे रहा है। शुक्र तो शुक्र इसमें, भी एक हाँ, संतान के कारक में कहीं ना कहीं शुक्र की भी कुछ ना कुछ भूमिका है, तो उस भूमिका को भी खत्म करा। अगर बृहस्पति कहीं से पीड़ित है, तो शुक्र अगर शुभ है तो भी हम संतान को कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति की संभावना है। बृहस्पति तो पीड़ित हो ही गए, जितना वो कर सकते थे उतना करने के बाद वो पीड़ित हो गए। अब शुक्र पे अगर थोड़ी बहुत आशा थी तो शुक्र भी पीड़ित हो गए मंगल से, तो वहां की संभावना भी थी। गर्भपात हमने जो बोला बेसिकली मंगल चौथे घर में होने के कारण हमने बोला गर्भपात। हाँ जी। ठीक। और ठीक अगर है। शुक्र बचा सकते थे, अगर कहीं शुभ उस पे दृष्टि डाल रहे होते या शुभ से रिलेट हो रहे होते, तो शुक्र शायद कहीं बचा सकते थे, लेकिन यहाँ शुक्र भी नहीं बचा पा रहे।
और कुछ? नहीं ठीक है मैडम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए आज की क्लास से रिलेटेड। एनी क्वेश्चन? नो सर, आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लास्ट में। क्या कंफ्यूजन हुआ गीत? मैम मेरे को यहीं पे समझ नहीं आया जब आप वो बता रही थी, क्या था वो, हाँ शनि वाला, हम्म। वहां पे मेरे को समझ नहीं आया। आपने बोला कि मंगल भी देखना है, बृहस्पति बैठे में, वहां जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कुंडली में। देखो कुंडली में हम सबसे पहले मैंने बोला लग्न देखो, लग्न में कौन बैठे हैं जी बताइए। इस ये कुंडली अगर आपके सामने है तो लग्न में कौन है? नहीं मैम, एक्चुअली शायद मैंने कुंडली तो नहीं बनाया, बट शनि थे, जब मैं वक्री देख शनि। रही, हाँ हमें सबसे पहले लग्न देखनी है, ठीक है। जी और लग्न जी में जी बैठे हुए हैं शनि शनि भी वक्री, वक्री। वक्री ओके। तो फिर शनि तो जी हमें इफेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि लग्न मेन, हर चीज, हर कोई भी क्वेश्चन हो हम लग्न सबसे पहले देख, क्योंकि लग्न जी होता है खुद स्वयं। तो अब हम्म हमारे खुद के ऊपर ही अब हम देख रहे हैं कि एक बच्चे की मदर की कुंडली, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है लेकिन वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, उस वो मदर स्वयं स्वयं है, खुद है लग्न, और उसके ऊपर वक्री शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो शनि हम देखेंगे ना, क्योंकि लग्न में है शनि, जी इसलिए हम शनि को पेन फैक्टर मान रहे हैं, ठीक है। और शनि तो जहां पे होंगे वो एक तो नपुंसक ग्रह है संतान के प्रश्न में, है, जी तो फिर वो संतान के लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अच्छा ठीक है। और बुध का भी ठीक है, है। बुध को भी यहाँ पे हम अच्छा ग्रह नहीं मानते संतान से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बुध भी नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक जो खुद हैं वो संतान के लिए पॉजिटिव रहेंगे, बहुत कम चांसेस, ठीक है। अब ठीक प्रश्न की कुंडली में लग्न तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा जी भाव जो हम देखते हैं, कार्य भाव, जो मेन भाव देखेंगे वो पांचवा भाव। जी अब पांचवा भाव आप देख लीजिए, एक तो बुध है यहाँ पे बैठे हुए हैं खुद, बुध की प्रेजेंस है इस कुंडली में, और बुध की राशि भी है यहाँ पे, पांचवें भाव में है, ठीक है। और बुध की जो दूसरी राशि है वो आठवें भाव में है। तो अगर आप रूल्स देखेंगी तो स्टार्टिंग के रूल्स में ही मैंने बताया था कि जब भी कार्य भाव की राशि और अष्टम की राशि सेम होती है तो वो प्रश्न जो है फलीभूत होने में बहुत मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। जी जब उसी ग्रह की राशि कार्य भाव पे है और अष्टम पे है, हम्म अगर आपका क्वेश्चन व्यापार या रोजगार से संबंधित है तो 10वें भाव में और जी 8वें भाव में सेम ग्रहों की राशि है तो वो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, उसके जी पॉजिटिविटी की जो वो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है कि ये संतान नष्ट होने के चांसेस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव जो है वो नष्टता का कारक, चीजों को नष्ट करता है। और अब यहाँ पे अष्टमेश हो गया और कार्येश बुध सेम हो गए, एक तो नपुंसक ग्रह, ऊपर से अष्टमेश भी है, फिर पंचम में बैठा है और दूसरी राशि भी पंचम में। तो गर्भपात के लिए तो इतना ही कारण बहुत है, काफी है। संतान ओके नष्ट होने का संकेत तो यही मिल गया। आगे जो भाव है, जी रक्त का कारक है मंगल, उसको देखते हैं तो वो भी अपना ही वो बता रहा है कि ये तो ठीक है मैम, इसको मैं बना के देखती हूँ दोबारा। बना के देखिए। मैं आपको कुंडली बता देती हूँ, आप कुंडली नोट कर लीजिए। कुंडली बनाइए। जी बताइए।
कुंभ राशि की कुंडली बनाई है, लगन में कुंभ राशि है। 11 फिर ओके। सेकंड में 12, ठीक है, 12वें में 10 बन गई। 12वें में 10। मैम ग्रुप में भेज देंगे इसको हम, कुंडली को जो आपने अभी लगाई थी। हाँ ग्रुप में भेज देते हैं, अभी ये लगा रही हैं तो मैं बनवा देती हूँ। अब लग्न में बिठा दीजिए शनि को, वक्री। ओके। तीसरे भाव में बिठा दीजिए केतु को। डिग्रीज आपको जब ये कुंडली शेयर करेंगे तब मिल जाएंगी डिग्रीज की, अभी बात नहीं करते। हम्म। चौथे भाव में मंगल, पांचवें भाव में बुध, छठे भाव में सूर्य, सातवें चौथी में कौन सा था मैम? छठे में सूर्य सन, सातवें में शुक्र, आठवां भाव खाली है, नौवें में राहु, बृहस्पति और चंद्रमा, बाकी 3 भाव जी। खाली है। ठीक है, अब इसमें हम आप बृहस्पति को देख लीजिए, संतान का कारक होता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को के बाद हम शुक्र को भी मान लेते हैं कारक, क्योंकि अगर हम फीमेल चाइल्ड की उस पे देखें तो वो शुक्र कहीं ना कहीं उसमें रिलेट होते हैं। जी। तो अब बृहस्पति को देख लीजिए, तो बृहस्पति जो है वो राहु के साथ बैठे हैं, हम्म। और शनि की 9वीं दृष्टि, शनि की 9वीं दृष्टि तो नहीं होती, शनि की दृष्टि नहीं है इस पे, किसी की दृष्टि तो किसी की नहीं है, केतु की दृष्टि है। जी। ठीक है, और चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा एक तो अमावस से बहुत दूर नहीं है, और चंद्रमा भी राहु के साथ है। तो यहाँ पे बृहस्पति ने पहले जो दृष्टि से दिया, पंचम पे और लग्न पे दृष्टि है, तो गर्भ धारण हो गया। जी। लेकिन बाद में जो गर्भ के संकट और कारण से आ रहा है, वहां पे बृहस्पति भी बचा नहीं पा रहे, खुद पीड़ित होके बैठे हैं, इसलिए वो बचा नहीं। इस तरह से ओके। कुंडली में जो नेगेटिव फैक्टर हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो, और सूर्य भी सप्तम में जाके 6th में बैठ गए, तो एक कारक सूर्य है, वो भी कुछ लाभ नहीं दे रहे हैं, वो भी डिजीज के भाव में बैठ के कष्ट ही दे रहे हैं। तो हर तरफ से कष्ट का संकेत ये दे रहा है कि ये संतान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। और मंगल का कारण जो है वो बता रहा है कि ये किस तरह ज्यादा रक्तस्राव के कारण नष्ट हो जाएगी संतान। जी। तो आगे आप किसी और कोई कुंडली लगाइए, और इसी तरह से पहले लग्न देखिए, पंचम भाव देखिए, अष्टम देखिए, बृहस्पति देखिए, उसके बाद शुक्र और मंगल देखिए, सूर्य जी। चंद्रमा देखिए, उनकी क्या स्थिति है, फिर देखिए कि सभी जो हैं वो कारक शुभता दे रहे हैं या अशुभता। अगर कहीं से थोड़ी सी भी शुभता दिखती तो हम कह सकते थे कि बहुत परेशानियों के बाद संतान जो है सरवाइव कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे अष्टम का जो रिलेशन है वो यही कह रहा है कि ये हाँ जी। बचना मुश्किल। तो और ओके। कोई कुंडली इसी तरीके से आप लगा के देखिए, आपको समझ आ जाए। मैडम ठीक है एक मैम। ओके, थैंक यू। मैडम ये एक समझ प्रश्न। आ गया। हेलो जी हाँ, बताइए। मैडम, जो कोई प्रश्नकर्ता आता है, ये सब चीजें अगर उसको बताएंगे, नेगेटिव चीजें बताएंगे, वो परेशान हो जाएगा। फिर वो कहेगा पंडित जी इसका इलाज बताइए। उपाय, हर चीज के उपाय होते हैं। आपको याद होगा जब हमने क्लासेस शुरू की थी, बेसिक्स में मैंने बेसिक उपाय बताए थे। आई थिंक फर्स्ट या ठीक, सेकंड कोई क्लास थी, मुझे अब इतना याद नहीं है। उसमें भगवान की मैंने बेसिक उपाय बताए थे कि आप ग्रह के कारकों के दान, उनके कलर्स
उनकी पूजा, उनके मंत्र बताइए। आप यहाँ पे ये मत बताइए कि यहाँ पे आपकी संतान जो है वो नष्ट होने वाली। आप बताइए संतान को खतरा है, अवेयर करिए उनको। आप मेडिकल सुपरविजन में ही रहिए, संतान के लिए खतरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें किसी का मनोबल नहीं तोड़ना है। तो हम उसको ये पहले तो उनको सबसे पहले बोलेंगे मेडिकल सुपरविजन में जाने। फर्स्ट उपाय तो यही बताएंगे कि कंटिन्यूअस मेडिकल सुपरविजन में रहिए। और जो बृहस्पति का, आप इसमें बृहस्पति काम कर रहे हैं लेकिन कमजोर पड़ रहे हैं, तो हम बृहस्पति को एनहांस करने के लिए कुछ उपाय बता सकते। बुध है, बुध ज्यादा उठापटक कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए, मंगल को शांत करने के लिए, मंगल को शांत करने के लिए मंगल के दान करवा दीजिए, बुध का दान करवा दीजिए, बृहस्पति का दान मत करवाइए, बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप बता दीजिए, बृहस्पति के कलर्स पहनने को बोल दीजिए। तो और बृहस्पति से रिलेटेड चीजें जैसे गाय को पीली चीजें खिला दीजिए, केले के पेड़ की पूजा बता दीजिए। तो ये चीजें हम अगर बताते हैं तो इन उपाय से भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं तो उनको मानसिक शांति, तो मनोबल तो उनका ऊंचा हो। मैडम कितने % इसका असर हो सकता है अगर हम मंत्र का जाप भी करें, ये दान भी दें, गाय को सब कुछ खिलाएं? देखिए कुछ % तक हो सकता है, हम 100% नहीं हो पाए इनको चेंज कर सकते। जो होनी है वो ब्रह्मा के द्वारा जो लिखित है, उसको हम ज्योतिषियों की क्या हैसियत है कि हम उसको बदल दें। लेकिन थोड़ा बहुत जो कष्ट है, अगर इस कुंडली में शुभता होती, संतान के बचने के थोड़े चांसेस होते, तो उनके आने वाला कष्ट इन उपायों से कम हो जाता। हम मृत्यु को जीवन में नहीं बदल सकते, इतनी क्षमता हमें भगवान ने नहीं दी। लेकिन हाँ, ये उपाय करने से उनको इस जो सेटबैक लगने वाला है उसको सहने की शक्ति जरूर मिल जाएगी। बच्चा तो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन मदर अगर संभल जाए, ये भी एक बड़ी चीज है, वो हम जरूर करवा सकते। उपायों से यही जो है वो संभव हो पाता है। उपाय से किसी को जीवन दान हम देने की क्षमता हमें भगवान ने नहीं, उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ, उपाय भी उतना ही कर सकते। मेनली उपाय जो है वो मानसिक रूप से सबल बनाने के। और जब हम, हमारी इच्छा शक्ति अच्छी होती है, तो देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर विल पावर आपकी अच्छी है तो आप बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आपने विल पावर छोड़ दी तो वो बीमारी से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते। तो ये चीजें हैं हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, विल पावर को यूज करने, उतना हम करवा सकते। और बहुत सारे उपाय तो बहुत सारे होते हैं, आप जैसे जैसे आगे करते हैं, पढ़ते हैं, आप शास्त्रों का, आप शिव पुराण उठा लीजिए, शिव पुराण में बहुत सारे उपाय हैं। तो हर पुराण में बहुत सारे उपाय हैं, हर चीज से संबंधित। मंगल से कोई भी आपको परेशानी दिखती है, आप हनुमान जी की शरण में जाने के लिए, बीमारी है हनुमान बाहुत पढ़ने के लिए बोल दी, हनुमान चालीसा डेली पढ़ने के। हर ग्रह के अपने अपने इष्ट हैं, उन इष्ट से रिलेटेड उपाय बता दीजिए, बहुत चेंज आता है लाइफ। जी और कुछ? थैंक यू मैम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। अलंकृता, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अलंकृता कुंडलियों में लगाइए और क्लास में डिस्कस भी करिए कुंडली लगा के। उसी दिन अगर आप कुंडली लगा लेते हैं, जैसे आज हमने ये कुंडली डिस्कस की और हमने देखा कि इन इन चीजों को हमें संतान के क्वेश्चन में देखना है, आप
आज ही एक कुंडली में लगा के देखिए, आपकी 90% क्वेरीज जो है वो खुद ही सॉल्व हो जाए। उसको उसी टाइम करिए, जब आप पीछे छोड़ देते हैं तो फिर वो माइंड से बाहर निकल जाता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज। बताइए बताइए। मैम आपने जैसे हमें पिछले क्लास में हमें बताया कि मृत्यु का भाव वगैरह देखना, तो मैं अपने डैडी के लिए लगा के देख रही थी। आज से 5 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, तो मुझे समझना है, तो मैं काफी छोटी थी उस टाइम। तो मैं उनकी कुंडली लगा के देख रही हूँ। आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे से गड़बड़ हुई, इस समय क्या हुआ, बट उनकी कुंडली अनुसार मुझे ऐसी कोई ग्रह नहीं दिखेगी जो खराब थे। बट मम्मी का कहना ये है कि जो सामने वाले पापा के जो सामने थे, उनकी भी जो डेथ हुई थी उसी टाइम, तो उन्होंने बोला था कि मेरे दीदी को बोला था, मंजू क्या इसी तरह मेरी भी डेथ तो नहीं हो जाएगी, उन्होंने ये चीज बोली थी। मम्मी ने ये मेरे को बताया। देन मैं उनकी कुंडली देख रही थी कि समय के अनुसार प्रश्न में लगा के, बट मैम मुझे ऐसी कोई ग्रह नहीं दिखी उसमें कि शायद कुछ ग्रह की वजह से उनकी या तो टाइमिंग ऐसी थी, या ग्रह की वजह से हुआ, या फिर जो सामने पापा ने देखा उनका सदमा लगा, ऐसे क्या हुआ मैं समझ नहीं पाई वहां पे। आप उस टाइम की कुंडली लगा रहे हैं? हाँ जी, जब पापा की डेथ हुई थी ना, उस टाइम भी मैंने कुंडली लगाया। एंड डॉक्टर से भी मैंने बात की। डॉक्टर ने का कहना भी यही था कि गीत देखिए, जब पापा की हमने चेकअप किया तो सब कुछ सही था, ऐसा लगा नहीं था कि डैडी की डेथ हो सकती है। बट हमारे सामने उनके किसी की डेथ हुई थी, उन्होंने बोला है ये बात, 10 मिनट के बाद अचानक ही मृत्यु हो गई। तो मुझे वहां पे मेरे कुंडली से मुझे समझ नहीं आया, नहीं निकाल पाई। आप मुझे टाइम बताएंगे? मैम दिन की 1:30 बजे। दिन का 1:30 PM। डेट? जी, दिसंबर 17 तारीख 2018, दिन की 1:30 बजे। हो सकता है मैम मेरे से कहीं कुंडली में गड़बड़ भी जगह हुई हो, दिल्ली, बट मैं नहीं समझ पाई। जगह न्यू दिल्ली ठीक है, थी। हम इसको कुंडली को मैं करा करके देखती हूँ। नहीं ठीक है। मैडम, मेरे एक सजेशन है, हम लोग ना परसों पहले इसके ऊपर थोड़ा सा 10-15 मिनट लगा के हाँ जी सारे हाँ जी डिस्कशन बिल्कुल। करते हैं, तो हमारे को इससे सीखना भी जाएगा और पता भी लग जाएगा। जी हाँ, ये एक हम केस स्टडी, बेशक बहुत सैड केस स्टडी है, बट हम इसको करेंगे नहीं मैडम, प्रैक्टिकल स्टडी इसको हम ऑब्जेक्टिवली करेंगे। बिल्कुल। पेशेंट और सैड मैं है या आप लोगों को भी एक, अगर आप लोग भी चाहें तो नोट कर लीजिए, 17 December 2018। एक मिनट और मैडम, एक मिनट। 17 गीत दिसंबर टाइम प्लेस क्या था? सॉरी मैम। प्लेस क्या था? प्लेस, जगह? मैम एक्चुअली मेरे पापा की जगह था, ये नेपाल का जगह था। एक्चुअली मेरे पापा वहाँ घूमने गए थे, तब की डेथ है ये। नेपाल में नेपाल में कौन सी जगह थी? बुटोल करके है एक जगह, ये बुटोल करके है, बुटवल आप करके है ऐसा ये। करो, गीत गीत आप ना ये सारे जी डिटेल ना ग्रुप में लिख के डाल दो, हाँ, या फिर आप क्योंकि स्पेलिंग ऐसे बोलो। ना हमारे स्पेलिंग में गड़बड़ होगी तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। और ठीक है, हम ग्रुप सारे में मिलकर इसको ओके। डिस्कस। ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए गीता। ग्रुप में डालिए। और मैं आप लोगों से भी कहूंगी, इस कुंडली को जरा स्टडी करिए। मैडम मैं बिल्कुल भी अच्छी बात है, इसको हम स्टडी, स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे इसको। जी हाँ, आप सभी इसको स्टडी करिए और मैं भी इसको स्टडी करती हूँ। फिर हम देखते हैं क्या रीजन हुआ होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ होगा। हो सकता है मैम मेरे से कुछ हो गया। गीत, हम हाँ, जो भी इसकी कोई बात कर बात रहे हैं नहीं, अभी हम बेकार है, इसको पहले इसको आप डिटेल दीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम बात। बिल्कुल। तो गीत आप बता दीजिए, तो ये हम ग्रुप में डाल देते हैं डिटेल्स। और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम पहले इस कुंडली पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। मैडम गीत खुद ही डाल देगी वो, शी कैन आल्सो सेंड ना। हाँ, इफ शी कैन सेंड तो फिर आप
देखिए टाइम, प्लेस और डेट, ये 3 चीजें हाँ ठीक है जरूरी, मैम, फिर मैं ये तीनों ओके मैम मैं डाल दूंगी कुंडली में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ओके मैम, गुड नाइट। अब ये ले टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट एवरी, गुड नाइट एवरी। एवरीवन। चलो ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं। जी, जी ओके सर। ओके। ओके ओके। गुड नाइट एवरीवन।